नमस्कार। आज हम बात करेंगे एरिक लार्सन की एक बहुत ही कमाल की किताब द डीमन ऑफ अनरेस्ट के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे कोई देश देखते ही देखते गृह युद्ध की दहलीज पर आ खड़ा होता है। ज्ञान और जानकारियों के सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए प्रफुल्ल शर्मा के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक राष्ट्र में फूट पड़ गई। फिर कहानी के केंद्र में चलेंगे, फोर्ट सुम्टर, जहां संकट गहराता गया। हम बात करेंगे उस दौर के नेताओं की जिनके अपने ही विरोधाभास थे। फिर देखेंगे कि कैसे बातचीत की नाकामी ने हालात और बिगाड़ दिए। और फिर वो घड़ी आई जब बंदूकें बोलने लगी। और हाँ, सबसे आखिर में ये भी समझेंगे कि इस पूरी कहानी से हमें आज क्या सीखने को मिलता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है नवंबर 1860 से। ये वो वक्त था जब अब्राहम लिंकन का चुनाव एक तरह से राजनीतिक भूचाल ले आया था। दक्षिण के जो अमीर लोग थे उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि उत्तर अब गुलामी को खत्म कर देगा। उनके लिए लिंकन की जीत उनके पूरे रहन सहन, उनकी पूरी जीवन शैली पर एक सीधा हमला थी। ये टाइमलाइन देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। लिंकन चुने गए और बस कुछ ही महीनों में फोर्ट समटर पर हमला हो गया। और इस सब के बीच में थे राष्ट्रपति जेम्स बुकानन, जो कुछ तय ही नहीं कर पा रहे थे। वो बस दोनों तरफ के लोगों को शांत करने की कोशिश करते रहे और इस चक्कर में आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से पंगु हो गए थे। उनकी इस हिचकिचाहट ने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। देश एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंस गया था। ना तो जंग हो रही थी और ना ही शांति थी। देखिए, उस वक्त जेम्स हैमंड और एडमंड रफिन जैसे लोग थे जो गुलामी को सिर्फ एक आर्थिक व्यवस्था नहीं मानते थे। नहीं, वो कहते थे कि ये तो दक्षिणी जीवन की नैतिक और सामाजिक नींव है। और उनकी बातें बहुत भड़काऊ और पर्सनल होती थीं। इसी का नतीजा था कि दक्षिण कैरोलिना ने सबसे पहले अलग होने का ऐलान कर दिया और फिर दूसरों को भी इसके लिए उकसाया। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, वो इसे स्वतंत्रता की लड़ाई कह रहे थे, जबकि असल में तो वो लाखों लोगों को गुलाम बनाए रखने के अपने हक के लिए लड़ रहे थे। और बस यहीं से हालात सच में हाथ से निकलने लगते हैं। जो राजनीतिक सिस्टम होते हैं, जहां बहस होती है, समझौते होते हैं, वो सब भरोसे की कमी के कारण पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। और ये जो अशांति का दानव है ना, ये अब सिर्फ कहने की बात नहीं रह गई थी। ये एक जीती जागती ताकत बन चुकी थी, जो आम लोगों, अखबारों और नेताओं सबको अपनी गिरफ्त में ले रही थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो इस पूरे संकट का सिंबल बन गया, फोर्ट समटर। चार्ल्सटन हार्बर में मौजूद ये एक अकेली सी चौकी बहुत जल्दी ही देश के बढ़ते हुए बंटवारे का सेंटर पॉइंट बन गई। वहां किले के जो कमांडर थे, मेजर रॉबर्ट एंडरसन, उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। वो खुद पहले दास रखते थे, लेकिन देश यानी संघ के प्रति पूरी तरह वफादार थे। उनका जो अपना अंदरूनी संघर्ष था ना, एक तरफ देश के लिए कर्तव्य और दूसरी तरफ दक्षिण के लिए हमदर्दी, ये संघर्ष असल में पूरे देश के संघर्ष की एक झलक थी। और यही बात उनकी कहानी को इतना ज्यादा इंसानी और दिल को छू लेने वाला बनाती है। अब वो किला एकदम अलग थलग पड़ गया था। सैनिक भी कम थे और रसद पानी भी खत्म हो रहा था। और चार्ल्सटन के लोगों के लिए तो ये किसी बेइज्जती से कम नहीं था कि उनके अपने बंदरगाह में देश की एक चौकी मौजूद हो। हर दिन जब फोर्ट सुम्टर पर अमेरिकी झंडा फहराता तो उन्हें ये याद दिलाया जाता था कि उनका देश से अलग होना अभी अधूरा है। देखिए, ये जो संकट था, ये सिर्फ बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, ये लोगों की कहानी है। अब हम कुछ ऐसी ही पर्सनल कहानियों को देखेंगे जिन्होंने मिलकर देश की किस्मत तय की। और लार्सन ने अपनी किताब में बड़ी ही खूबसूरती से इन छोटी छोटी कहानियों को देश की बड़ी कहानी के साथ जोड़ा है। इनमें से एक अहम किरदार है मैरी बॉयकन चेस्टनट। वो एक बागान मालिक की पत्नी थी और कह सकते हैं कि इस कहानी का इमोशनल सेंटर है। उनकी डायरी जब हम पढ़ते हैं तो एक ऐसे समाज की तस्वीर सामने आती है जिसके पास हर तरह के विशेषाधिकार तो थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपराध बोध से भी भरा हुआ था। वो उस दास प्रथा वाले समाज के दोहरेपन को, उसके पाखंड को बहुत ही साफ साफ देख पा रही थीं। और यहीं पर हमें दो एकदम अलग, बिल्कुल विपरीत सोच देखने को मिलती है। एक तरफ थे लिंकन, बहुत ही सावधान, बहुत ही विचारशील। वो जानते थे कि एक भी गलत कदम उठाया तो जंग छिड़ जाएगी। और दूसरी तरफ था एडमंड रफिन, एक जोशीला कट्टरपंथी इंसान। उसके लिए दक्षिणी सम्मान ही सब कुछ था।
और वो अलगाववादी सोच का प्रचार ऐसे करता था जैसे कोई मिशनरी अपना धर्म फैला रहा हो। तो अब सवाल उठता है कि आखिर हालात इतने बिगड़े कैसे? असल में ये कहानी है इंसानी गलतियों की, गलत अंदाजों की और उन मौक़ों की जो गवा दिए गए, और इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। कई बार इतिहास बड़ी बड़ी रणनीतियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों से तय होता है। खत देर से पहुंच रहे हैं, आदेशों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, राष्ट्रपति बुकानन की अपनी कैबिनेट में ही फूट पड़ गई है, दक्षिण के नेता लिंकन के इरादों को समझ नहीं पा रहे और उत्तर के नेता दक्षिण वालों के इरादे को हल्के में ले रहे हैं। और देखते ही देखते ये संकट एक धीमी रफ्तार वाली आपदा में बदल जाता है जिसमें हर कोई बस दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है। और अब वो वक्त आ गया था जब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। साल था 1861। फोर्ट समटर में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था, वहां के लोग भूखे मर रहे थे। लिंकन को एक बड़ा फैसला लेना था, क्या किले में मदद भेजी जाए? और दूसरी तरफ जो नए कॉन्फेडरेट नेता थे वो इस बहस में उलझे थे कि हमला किया जाए या नहीं। माहौल में तनाव एकदम चरम पर था। और फिर जिसका डर था वही हुआ। कॉन्फेडरेट सेना ने फोर्ट समटर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये बमबारी पूरे 34 घंटों तक चली। हैरानी की बात यह थी कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसका जो सांकेतिक असर था वो बहुत बहुत बड़ा था। इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस हमले की खबर जैसे ही उत्तर में पहुंची, वहां सनसनी फैल गई। जवाब में लिंकन ने 75,000 वॉलंटियर्स को सेना में भर्ती होने का बुलावा भेजा। उधर दक्षिण के राज्य परिसंघ के समर्थन में आ गए। समझौते की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई और बस गृहयुद्ध शुरू हो गया। इसकी शुरुआत किसी बड़े नरसंहार से नहीं हुई, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल से हुई जिसने देश का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। फोर्ट समटर के गिरने के बाद देश सचमुच में टूट चुका था। हर राज्य को अब एक पक्ष चुनना था। परिवार के परिवार बढ़ गए। अखबारों में सिर्फ गुस्सा और नफरत भरी बातें छप रही थीं। पूरा उत्तर लिंकन के पीछे एकजुट हो गया और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण ने खुद को एक नया देश मानना शुरू कर दिया। तो सवाल ये है कि ये सारी बातें, ये पूरी कहानी आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? यही सवाल इस किताब का असली सार है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज के समय के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लार्सन की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बताती, ये असल में लीडरशिप, साइकोलॉजी और इंसान के स्वभाव की एक गहरी स्टडी है। और ये आज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ये हमें दिखाती है कि कैसे ध्रुवीकरण यानी समाज का दो गुटों में बंट जाना, आपसी अविश्वास और नैतिक तौर पर अंधा हो जाना किसी भी मजबूत से मजबूत समाज को भी बर्बादी के मुहाने पर ला सकता है। और यहीं हम इस किताब की सबसे ताकतवर चेतावनी पर पहुंचते हैं। लार्सन हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र असल में कितना नाजुक होता है। ये चेतावनी साफ है, देश अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे अंदर से कमजोर होते हैं और फिर एक दिन अचानक से ढह जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और जानकारी भरे अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।